बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। कि बंदूक का मुकाबला पहले भी बार बार कहा, बंदूक से हो तो चलें, फिर तो कोई खड़ा होता है। निहत्ते लोग तो भागते ही हैं। हालांकि आप याद कीजिए कि हालात हमारे लिए साजगार नहीं थे ढाका में। हालांकि हमारे पास बंदूकें भी थीं, लेकिन फिर हमें वहां पर सरेंडर करना पड़ा था क्योंकि हालात नासाजगार थे। ये जो लोग थे, जो आपके अपने शहरी थे, जिनकी लाशें अभी तक एक एक करके आप दे रहे हैं, ये तमाम लोग तो निहत्ते थे। ये क्या करते? मतलब जब आप स्नाइपर से गोलियां मार रहे थे इनके सरों में, टांगों में, तो मुझे बताइए कहाँ जाते ये? भागते ना तो वहाँ खड़े होके, ये कोई पत्थर तो नहीं थे ना, इंसान थे, तो उन्होंने जाना था। ये डीजी साहब की बात समझ नहीं आई कि ये ताने कैसे दे रहे हैं। बहरहाल अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि 1 खरब रुपया दरकार है हमें। जो IMF के साथ हमने मुआहदा किया था उसके मुताबिक हमने 1 खरब रुपया जो है वो जमा करना था और वो हमने कम खर्च करना था। अब उसका डेफिसिट है 1 खरब, अरब नहीं, 1 खरब रुपए का डेफिसिट है IMF के साथ किए हुए मुआहदे के मुताबिक। और दिन रह गए हैं सिर्फ अब 2, 29 आज है, 30 और 31। तो ये अब 1 खरब में थोड़ा सा इजाफा ही हो जाएगा, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं, कमी तो हो नहीं सकती। तो ऐसे हालात में अब आप खुद ही बताइए कि IMF भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद फिर पाकिस्तान के ऊपर हालात तंग करे। पहले ही रिचर्ड ग्रैनल उनको टैग करना शुरू हो गए हैं, तो अगर IMF से भी पैसे ना मिले तो फिर इनका क्या बनेगा? अगली खबर ले लीजिए। अगली खबर है कि इंपोर्ट पाबंदियां, हमने इंपोर्ट बिल्कुल स्क्वीज़ की हुई है। हर चीज़ जो इंपोर्ट हम पहले करते थे उस पर पाबंदियां लगाई हुई हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि डॉलर बाहर ना जाए, और इन्होंने इकोनॉमी को स्क्वीज़ कर दिया, बिल्कुल ही मुंजमद कर दिया ताकि डॉलर का रेट इनके कंट्रोल में रहे। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं पाकिस्तान के, वो कोई पहले ही 100 अरब डॉलर के नहीं है भाई, 10, 12, 8, मतलब 6, 8, 10 अरब डॉलर के करीब ये ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे कर पाते हैं। तो उसके अंदर 3.2 अरब डॉलर की फिर से कमी हो गई है, हालांकि इंपोर्ट सारी बंद की हुई है। दूसरी तरफ IMF की मैं खबर आपको दे चुका हूं और ये मईशत के हालात हैं, और हमें बताया गया था कि SIFC में 100 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट आनी है, वो तो कोई ना आई, 3.2 अरब डॉलर की कमी और हो गई है। अच्छा, अगली खबर आपके सामने, हमने वसीम बदामी साहब का जो इनकाउंटर था, जो उन्होंने आपके सामने रखा था, हनीफ अब्बासी साहब, जो स्मगलिंग एफिड्रीन के केस के अंदर वो फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई, उन्हें सज़ा भी हो जाने लगी थी, फिर NRO मिल गया जनरल बाजवा की तरफ से शहबाज शरीफ को, और उसी में हनीफ अब्बासी साहब भी निकल गए। उन्होंने बैठकर दोबारा से इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए, और इल्ज़ामात असल में रिचर्ड ग्रैनल पर लगाए, और कहा कि वो यहूदी लॉबी हैं और उनके गोल्ड स्मिथ के साथ ताल्लुकात हैं, कारोबारी भी हैं, ख़ानदानी भी हैं। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं तो ना उन्हें जानता हूँ, गोल्ड स्मिथ किसी को भी, ना मेरे कारोबारी, ना ख़ानदानी, ना दोस्ती, मेरे तो कोई ताल्लुकात नहीं। अब वसीम बदामी साहब जो हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो तरीका है पहले चलता वही चला रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ मोहित पीरज़ादा ने इस पर बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया है कि सहाफ़ती असूलों के मुताबिक आपको उन्हें फ्री राइड नहीं देनी चाहिए थी, आपको उन्हें ऐसे इल्ज़ामात जो कि वो फैक्ट्स के तौर पर बता रहे थे उन पर आपको क्वेश्चन करना चाहिए था। ना सिर्फ आपने वहाँ क्वेश्चन नहीं किया, मोहित पीरज़ादा साहब ने ये कहा बदामी साहब को, बल्कि उन्होंने कहा कि इखलाकियात का तकाजा ये था कि अगर चले आपने सवाल ना किया तो फिर आपने इंग्लिश में रिप्रोड्यूस किए वो तमाम के तमाम। जी हाँ, जो हनीफ अब्बासी की एलिगेशंस थी वो आपने तमाम के तमाम इंग्लिश में रिप्रोड्यूस किए, उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में भी नहीं रखा। वो ऐसे लगा जैसे आपकी स्टेटमेंट है। कोई भी पढ़ेगा जो भी, वो यही लगेगा कि वो आपकी स्टेटमेंट है, क्योंकि आप उन्हें बगैर किसी इन्वर्टेड कॉमा, बगैर ये फिक्रा शुरू किए हुए कि एज क्लेम्ड, एज सेड, एज टोल्ड और एज नरेटेड, कुछ ऐसा नहीं लिखा, सीधा लिखा कि गोल्ड स्मिथ के रिचर्ड ग्रैनल के साथ ये ताल्लुकात हैं। आपने इंग्लिश में एक ट्वीट भी किया, मोहित पीरज़ादा साहब ने फिर इस पर कहा कि ये इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं था और आपसे बेहतरी की तवक्को थी। तो अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ साफ़ी हजरात क्या करते हैं। बहुत सारे साफ़ी हजरात के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे साफ़ी हजरात हमारे ऐसे हैं कि जो माजी में किसी ज़माने में एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। नुसरत जावेद साहब की एग्जाम्पल ले लीजिए। नजम सेठी साहब तो किसी ज़माने में बंदूक उठा के बलूचिस्तान में मिलिट्री के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार भी रहे हैं, वो मतलब कि लड़ाई भी करते रहे हैं उस वक्त, ये इनके बारे में कहा जाता है। और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट अगर आप देखें तो वो किसी ज़माने में एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते थे, स्पेशली जब आपको पता है कम्युनिज़म और वो तमाम मसला था, तो ये तमाम लोग कम्युनिज़म की तरफ खड़े थे और अमेरिका बहादुर के ख़िलाफ़ खड़े थे। हमारी फ़ौज अमरीकी जो है वो उस ग्रुप में थी, तो इसलिए ये बहुत खुलकर उसके बारे में इज़हार ख्याल करते थे। अब जैसे कई दफ़ा आप बूढ़े हो जाएं तो आपको एहसास नहीं होता कि आप बूढ़े हो गए हैं, आप ज़हनी तौर पर जवान ही होते हैं। या कई दफ़ा आपकी बिनाई कम हो जाए तो आपको एहसास नहीं होता कि मेरी बिनाई कम हो गई। या कई दफ़ा आपके बच्चे जवान हो जाएं तो आपको एहसास ही नहीं होता जवान हो गए, आप उन्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, छोटे भाइयों को, दूसरे लोगों को। ऐसे ही बहुत सारी हमसे मिसकैलकुलेशन सबसे होती हैं। ये जो हमारे दोस्त हैं तमाम के तमाम, जो किसी ज़माने में अपनी जवानी के करीब एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, और जाहिर है उस वक्त इन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, आइडलाइज करते थे, क्योंकि हर वो शख्स जो आमरीत के ख़िलाफ़ खड़ा हो,
वो हमेशा जुर्रत का इस्तारा होता है, उसको लोग पसंद करते हैं, वो हीरोइक उसके अंदर ट्रेट्स होते हैं, लोग उसे आइडलाइज करते हैं, पसंद करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। अब इन दोस्तों ने जैसे जैसे इनके रिफ्लेक्सेस स्लो हुए, या इन दोस्तों के माली मामला तंग हुए, या जो भी हुआ, या पाकिस्तान के हालात बदले, या कम्युनिज्म ख़त्म हुआ, अमेरिका बहादुर सुपर एक पावर बन गया अकलौती, या जो भी मामलात हुए, इन्हें शायद खुद भी पता नहीं लगा, या इन्हें पता है ये जानबूझ के इसको रजिस्टर नहीं करना चाहते। इनको नुसरत जावेद साहब और दूसरे दोस्तों को कभी पता ही नहीं लगा कि कब ये आमरीयत के खिलाफ खड़े होने वाले लोग आमरीयत की गोद में जाके बैठ गए। आपने वो मशहूर ज़माना सुनी होगी, वो मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई थी, ऑडियो भी वो एस्टेब्लिशमेंट ने लीक की थी, जिसमें मरियम नवाज़ कह रही हैं कि कायनात वो ज़रा टोकरी लाना जो आज़रबाईजान से आई थी, कायनात उनकी कोई मुलाजमा थी, वो नुसरत जावेद साहब को भेजनी है। तो आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना, जो अबू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी है, एक राना जवाद को भेजनी। अब मैं आपको बहुत वाज़ेह अंदाज में बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे करीबी दोस्ती अरशद शरीफ के साथ मेरी थी, और मेरी सियासत में आने से पहले की दोस्ती थी। उसके बाद हमारी पार्टी में मुराद सईद साहब और बहुत सारे और लोगों की उनसे बहुत करीबी दोस्ती बनी, लेकिन मेरी बहुत पुरानी और बहुत ही करीबी दोस्ती थी। और अरशद से कोई हर हफ्ते में 3-4 दफ़ा वो हमें होस्ट करता था खाने पे भी, मैं जब सियासत पे नहीं था, बाद में भी, और उसका दस्तरखान बड़ा वसी था और वो खाने पे भी होस्ट करता था। एक दफ़ा बुज़दार साहब ने मेरे से मशवरा किए बगैर अरशद शरीफ को आम भेज दिए। बुज़दार साहब ने बहुत सारे लोगों को भेजे, वो क्योंकि साउथ पंजाब से थे, उन्होंने अरशद शरीफ को भी भेज दिए। मेरे से पूछ लेते तो मैं उन्हें मना करता कि ये ना करें, मतलब उनके स्टाफ ने भेज दिए, और उनको लगा, लिस्टें बनी हुई थी, जो पुराना एक तरीका चल रहा होता है शहबाज शरीफ वाला PR, ये किस दिन दोबारा बात करेंगे कि जो बुज़दार साहब थे उनका सारा स्टाफ जो था वो शहबाज शरीफ वाला ही था। तो उन्होंने उनके जो पुराने तरीके चल रहे थे उन्हीं पर अरशद शरीफ को आमों की पेटियां जो हैं वो मेरे ख्याल TCS के थ्रू या किसी या फिर शायद पंजाब हाउस से कोई दे के चला गया, ये मुझे नहीं पता, पर उन तक आम पहुंच गए। अरशद शरीफ ने ना सिर्फ वो आम वापस भेजे, मेरे से लड़ाई की कि आप वहाँ थे, आपको नहीं पता मैं ऐसे तोहफे नहीं लेता, ये कायनात वाली टोकरियाँ मैं नहीं लेता। हालांकि आप समझिए कि मैं उस गवर्नमेंट का हिस्सा था। अमूमी तौर पर आप यही सोचेंगे कि चलो और कुछ नहीं यार, शहबाज वहाँ बैठा हुआ है तो उसके हिसाब से ले लेते, शहबाज को तो मैं 20 दफ़ा खाना खिलाता हूँ, तो अगर आम मेरे पास आ भी गए तो शहबाज का या PTI का मेरे पे कौन सा एहसान होगा, उन्होंने मुझे 1 दफ़ा आम भेज दिया, मैं 20 दफ़ा खाना खिलाया हुआ है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ही मेड श्योर, उसने पैसे पे किए कोरियर को वापस, उसने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को वापस वो आम भेजे, शुक्रिया का ऊपर लिखा, और उन्होंने कहा मैं गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये था अरशद शरीफ। अब ये जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त हैं हमारे, बहुत सारे, आप इसमें मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि कई दफ़ा आप हैरान होते होंगे कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है इन पर तनकीद करें, ये बहुत एंग्री हो जाते हैं, ये बहुत इनको ऐसा लगता है कि आपने इन्हें कोई अनहोनी बात कह दी है, तो आप फिर समझते हैं कि ये मुनाफकत कर रहे हैं, या ये बहुत मगरूर हैं, या इनको बात ही समझ नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मगरूर भी नहीं है मेरा ख्याल, ये मुनाफकत भी नहीं कर रहे, ये जेन्युइनली अभी तक डिनाइल में है। इनको अभी भी लगता है कि ये हिम्मत के इस्तारे हैं, इनको आज भी लगता है कि ये आमरीयत के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, और इनको लगता है कि ये कल के बच्चे हमें बताएंगे, ये लोग बताएंगे। मैं जो है वो ज़ियाउल हक के खिलाफ खड़ा हुआ, मैं अयूब खान के खिलाफ खड़ा हुआ, मैं मुशर्रफ के खिलाफ खड़ा हुआ, मैंने ये आमरीयत के खिलाफ किया, मैंने वो आमरीयत। आप मुझे एक बात बताइए कि हामिद मीर से ज़्यादा इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर किसने तनकीद किया? तो आज लोग हामिद मीर पर क्यों तनकीद नहीं करते? क्योंकि वो बैलेंस करता है, वो आज भी आमरीयत के ऊपर तनकीद करता है। आज का बयान भी अभी मैंने आपको बताया हामिद मीर की कि जनरल फैज़ हमीद के मामले पे, अफगानिस्तान मई में जाने पे, आज भी जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।